मित्रों, मेरे देश के भाई बहनों, सबको मेरा नमस्कार। और ज्योतिष के एडवांस स्टेज के शिक्षार्थियों को भी मेरा नमस्कार, सादर अभिनंदन है। आज हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी के पार्ट 10 में आगे बढ़ते हैं, अरिष्ट योगों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व हम कृष्ण चतुर्दशी के जन्म तक के अरिष्ट योग समझ चुके हैं। अब आता है नंबर 6 में भद्रा का जन्म। मित्रों, भद्रा जब पृथ्वी लोक में होती है तभी अशुभ मानी जाती है और इसको इस प्रकार समझते हैं। कर्क, सिंह, कुंभ तथा मीन में जब चंद्रमा होता है तभी भद्रा पृथ्वी लोक में होती है, अन्यथा नहीं होती। मेष, वृषभ, मिथुन तथा वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा का निवास स्वर्गलोक में होता है, इसका कोई दोष नहीं है। कन्या, तुला, धनु तथा मकर राशि में जब चंद्रमा हो तो भद्रा पाताल लोक में होती है, इसका भी कोई दोष नहीं है। अब संपूर्ण भद्रा का जन्म भी अनिष्टकारक नहीं होता है मित्रों, केवल भद्रा मुख के कालखंड का जन्म ही अनिष्टकारक होता है, शेष भाग अशुभ नहीं है। अब भद्रा मुख को आप इस प्रकार समझिए। भद्रा मुख शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भद्रा के प्रारंभिक 2 घंटे भद्रा मुख कहलाते हैं। इन 2 घंटों में जब किसी जातक का जन्म होगा तो वो कुछ अरिष्टकारक होगा उसके लिए। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की दशमी के प्रारंभ के तीसरा घंटा पूरा होने के बाद प्रारंभ के तीसरे घंटे से 5वें घंटे तक 2 घंटे पूरे होने के बाद ये भद्रा मुख होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भद्रा के 5 घंटे पूरे होने के बाद 6ठे घंटे से 8वें घंटा पूरा होने तक भद्रा मुख कहलाता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तथा कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को 8 घंटे पूरे होने के बाद जब से भद्रा लगी है, 9वें घंटे से 11वां घंटा पूरा होने तक भद्रा मुख होता है। इस प्रकार 2-2 घंटे का कालखंड भद्रा मुख का होता है और यही कालखंड अनिष्टकारक माना गया है। अब आगे नंबर 7 में आता है मित्रों, कुछ अशुभ योग हैं जिनमें जन्म अनिष्टकारक होता है, लेकिन इनके भी कुछ ही योगों का संपूर्ण काल अशुभ होता है। जैसे नंबर 1 है परिग योग, इसके प्रथम 12 घंटे अशुभ होते हैं, इसका फल है मृत्यु भय। नंबर 2 व्यतिपात योग, इसका संपूर्ण काल अशुभ होता है, जिसका फल है अंग हानि या दुर्घटना होना। तीसरा है शूल योग, इस योग के केवल 2 घंटे शुरुआत के अशुभ होते हैं, जिसका फल है समूल नाश। अगला योग आता है वैधृति योग, इसका भी संपूर्ण कालखंड अशुभ माना गया है, इसका फल है पिता के वंश की हानि। अंतिम योग है यमघंट योग, इसका भी संपूर्ण कालखंड अशुभ माना गया है, इसका फल है रोगी जीवन बिताना। इन सब अशुभ योगों में जन्म शांति विधान से इनको टाला जा सकता है, जिसका जिक्र आगे किया जाएगा। नंबर 8वां है मित्रों कुलिक योग। कुलिक योग एक प्रकार का अशुभ योग माना गया है। दिन का जन्म हो तो दिनमान में
दिन का मान निकाल लीजिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक, उसमें 15 का भाग दीजिए। रात्रि का जन्म हो तो रात्रि का मान निकाल लीजिए सूर्यास्त से अगले दिन के सूर्योदय में 15 का भाग देकर। जो भागफल आपको प्राप्त होगा वह घंटा, मिनट या सेकंड, एक मुहूर्त का मान होगा। दिन का जन्म हो तो इस प्राप्त मान को सूर्योदय में जोड़ते जाएं। रात्रि का जन्म हो तो इस मुहूर्त का मान सूर्यास्त में जोड़ते जाएं। तो इस प्रकार प्रत्येक बार का कुलिक मुहूर्त बताया जा रहा है। रविवार को दिन में 14वां मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। सोमवार को 12वां मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। मंगलवार को 10वां मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। बुधवार को 8वां मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। बृहस्पतिवार को 6ठा मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। शुक्रवार को 4था मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। शनिवार को दूसरा मुहूर्त का कालखंड कुलिक मुहूर्त होता है। मित्रों, ये तो दिन के मुहूर्तों की बात बताई। अब अगर रात्रि का जन्म है तो रविवार की रात्रि का 13वां मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। सोमवार की रात्रि का 11वां मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। मंगलवार की रात्रि का 9वां मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। बुधवार की रात्रि का 7वां मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। गुरुवार की रात्रि का 5वां मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। शुक्रवार की रात्रि का 3रा मुहूर्त कुलिक मुहूर्त होता है। शनिवार की रात्रि का पहला मुहूर्त ही कुलिक मुहूर्त होता है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। आगे की चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। आशा करता हूँ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने अमूल्य विचार देंगे। आज के लिए धन्यवाद।